गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं अगला सेशन। तो आप सभी का स्वागत है गुरु नरसिंह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा लेट हो गए आज, पर आप सभी लाइव हो अभी इस टाइम पे, सबको सही से दिख रहा है। आज का सेशन हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम पिछले वाले सेशन की बात कर लेते हैं। पिछले वाले सेशन के अंदर किसी को कोई डाउट कि हमारा ये सेशन छूट गया हो, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया हो, तो हम वापस से एक बार वो सारे क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम अगली क्लास शुरू करते हैं। तो सारे के सारे आ गए, शुरू करें फिर आज का सेशन। देखो, हम डेली यहाँ पे सेशन शुरू कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उनको हम सोल्व कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सही गलत जो भी आपको जवाब आता हो, आप वो मेरे को कमेंट में लिख के भेजेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। फिर पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहले सारे के सारे ऑनलाइन आ गए बच्चे? कोई रह तो नहीं गया? तो हम शुरू करते हैं। पहला कहते हैं वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स। ऑस्मोटिक प्रेशर आप सभी को पता है, परासरणीय दाब होता है। अगर किसी विलायक की ये किस चीज पर निर्भर करेगा? द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। या विलायक का परासरण दाब का मान किस चीज पर निर्भर करता है? पहला हमें दे रखा है नेचर ऑफ सॉल्यूट, विलय की प्रकृति। दूसरा हमें दे रखा है विलायक की प्रकृति। तीसरा हमें दे रखा है विलय के मोलर सांद्रता। और चौथे की हम बात करते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं। अब आप लोगों का इसमें जवाब क्या रहेगा? पहले आप लोग अपने जवाब भेजना शुरू कीजिए, फिर हम इसको लेके चलेंगे आगे, एक्सप्लेन करते हैं फिर। हाँ जी, तो बच्चों पहले क्वेश्चन आप देख लो वापस से एक बार। द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स, मतलब विलायक का परासरण दाब किस चीज पर निर्भर करता है? सर टाइम हो गया है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा लेट हो गए, मैं लेट होने के लिए माफी चाहूंगा, पर हम शुरू कर रहे हैं फिर से। अब आप लोग अब तो ऑनलाइन हो सारे के सारे, देर आए सबेर आए, ठीक है? तो आप लोग मुझे भेजना शुरू कीजिए अपने अपने कमेंट्स की सर ये सही रहेगा, सर ये सही रहेगा। हम देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, मतलब कि विलायक का परासरण दाब किस पर निर्भर करेगा? नेचर ऑफ सोल्यूट, विलय की प्रकृति पर। हम देख रहे हैं विलायक की प्रकृति पर, विलय की मोलर सांद्रता, और इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, कौन सा रहेगा भाई? जल्दी जल्दी अपने भेजना शुरू करो भाई कमेंट्स। बी बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है बच्चों? बी कौन कौन बोल रहा है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, तो अब अपने कमेंट्स भेजना शुरू कीजिए कि सर ये रहेगा, सर ये रहेगा। अबे बच्चों बी बोल रहे हैं आधे से ज्यादा बच्चे। बी बोल रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑफ, विलायक की प्रकृति बोल रहे हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक की प्रकृति। हिमानी बेटा हेलो। सोनू कुमार जी ने बी बताया, काव्या ने बी बताया, पूजा सिंह ने बी बताया। आधे से ज्यादा बच्चे बी बता रहे। कैसे भाई? प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है? सोल्यूट या सॉल्यूशन की पे बताओ। सोलवेंट या सोल्यूट की प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा? अबे बच्चों जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजना शुरू करो। विलय की प्रकृति पर निर्भर करेगा, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, या उनके अंदर मोलर सांद्रता पर निर्भर करेगा, या इनमें से कोई भी नहीं रहेगा? ए बी सी डी। पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरणीय दाब की विलायक का परासरणीय दाब का मान निर्भर करता है विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, या विलय की मोलर सांद्रता, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजिए भाई। सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या? नहीं बेटा, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वही बॉटनी जूलॉजी के कर रहा हूं, मतलब बायोलॉजी में यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। उसी का एक ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। और केमिस्ट्री पे अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छी चीज है। हाँ, तो जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजो भाई। बी बोल रहे हैं बच्चे। बी कैसे रहेगा? विलायक की प्रकृति पर कैसे डिपेंड करेगा भाई? हाँ भाई बच्चों, इसका देखो सही जवाब रहेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, मतलब सोल्यूट या विलय की मोलर की सांद्रता पर निर्भर करेगा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबके पहला क्लियर है? सबने नोट कर लिया ये? अबे बच्चों नोट कर लिया क्या सबने? सी बोल रहे हैं प्रिंस जी। ठीक है बेटा प्रिंस जी, आपका जवाब सही है, क्लियर है सर। आगे चले फिर हम। देखो आपको जब भी समझ में आ जाए आप लोग एक मेरे को थम्स अप भेज दिया करो कि सर हमारा ये क्लियर हो गया। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे देख रहे हैं व्यूज जितने आ रहे हैं, कमेंट्स उससे कम आ रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे ऑन करके बैठे हो क्या? नाइस क्लास सर, थैंक यू बेटा। हाँ, तो अगली शुरू करते हैं हम। अगला शुरू करें क्वेश्चन। पूजा सिंह का आ गया, ठीक है बेटा, थैंक यू। कम से कम आप लोग रिस्पॉन्ड तो कर रहे हो मेरे कहने पे।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज, यदि बाह्य मतलब क्या बोल रहे हैं, सेल के बाहर की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन की अगर ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, हाइपरटोनिक बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे, या ए या बी ये दोनों हो जाएंगे। अब बच्चों अगर किसी सेल है, मान लो फॉर एग्जांपल एक सेल है, उसका बाहर की कंसंट्रेशन अंदर से ज्यादा है, मतलब साइटोप्लाज्म में कम है और आउटर जो एनवायरमेंट है, आउटर स्पेस है उसके अंदर ज्यादा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। बंटी जी ने सी बताया, आइसोटोनिक। अच्छा जी, और बच्चे बाकी के? हाँ भाई जल्दी जल्दी। बनाश्री ने, सर ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो, नाम बता दो। बेटा डिफ्यूजन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और अगर आप ज्यादा को तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट करके पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर ये डेली के नए नए क्वेश्चन हमारे रिपीटेटिव आ रहे हैं। सीमा पटेल ने डी बताया, काव्या ने डी बताया। आप लोगों को 3 कंडीशन होती है, मीटू जी ने सी बताया, ठीक है बेटा। और बाकी के बच्चे, पूजा सिंह डी बताया, 100% और लिख रही है। पूजा जी ज्यादा कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? जहां पे भी आप ये ऑप्शन देखो कि ए और बी सही है, वो जरूरी है क्या वो ही रहे? हाँ जी बच्चों, देखो सेल है, कंडीशंस होती है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक की हम बात करते हैं, अगर अंदर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर की ज्यादा है, दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अगर सेल के अंदर का ज्यादा है, बाहर का कम है, दैट इज हाइपोटोनिक। या और तीसरी हम बात करते हैं, अगर दोनों ही जगह इक्वल है, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह अगर इक्वल है कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की, तो वो हो जाएगा आइसोटोनिक। अब आप लोग क्वेश्चन को देखो एक बार दोबारा से, यदि बाह्य विलयन कोशिका द्रव्य से अधिक तनु हो तो इसे कहते हैं, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज, क्या था बनाश्री का? ठीक था, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, अगर बाहर का ज्यादा है अंदर का कम है तो दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक। पर डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन कम। हाँ बेटा, डाइल्यूट घुलना, बेसिकली अगर कम रहेगी तो घुल जाएगा। क्लियर है ये सबके? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, टिक भी कर दिया है मैंने, हाइपरटोनिक रहेगा। 3 कंडीशन रहती है, आपको तीनों कंडीशन पता है गई? अबे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, तीनों कंडीशन पता है? अनिता प्रजापति बेटा डी लेके चल रहे हैं, हिमानी चंद्रा ए लेके चल रहे हैं। बेटा जहां पे भी ए और बी ऑप्शन आ जाता है, जरूरी नहीं है कि वो सही रहे, वो गलत भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है, आप लोग कंडीशन तो जानो पहले, कंडीशंस क्या क्या होती है, उसके हिसाब से फिर हम आगे शुरू करेंगे। आपको कंडीशन पता है हाइपरटोनिक क्या होती है? हाइपरटोनिक अगर बाहर का ज्यादा अंदर का कम है तो हाइपरटोनिक हो जाएगी। अगर बाहर का ज्यादा अंदर का कम है हाइपरटोनिक, अगर अंदर का ज्यादा बाहर का कम है तो हाइपोटोनिक हो जाएगी। इक्वल अगर रहेगा तो दैट इज नोन एज आइसोटोनिक। भाई अंदर बाहर दोनों जगह बराबर है। आधे से ज्यादा बच्चों का क्लियर हो गया? आगे चले हम, तीसरा सोल्व करें फिर हम। हाँ जी, तीसरा सोल्व करें। सही नहीं दिख रहा है बेटा, स्क्रीन साफ करो फोन की। अगले वाले क्वेश्चन पे चले हम, सबके क्लियर है? ओके सर, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक सुधारने के लिए ही मैं बैठा हूं यहाँ पे, इसीलिए आप लोग मुझे गुरु मानते हो। मानते हो? गुड इवनिंग बेटा। देखो मैं वर्चुअल गुरु हूं तुम लोगों। आइसोटोनिक बेटा इक्वल होता है दोनों जगह का, अंदर और बाहर का। अगर अंदर का और बाहर की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूट की या सॉल्यूशन की ज्यादा रहेगी तो वो आइसोटोनिक होता है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी इंडिकेट, रंध्रवृत्ति इंगित करती है किस चीज को? नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ वाटर लॉस और रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज विद ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। किस रहेगा भाई कि रंध्र प्रवृत्ति किस चीज को इंगित करती है? प्रति इकाई क्षेत्र में रंध्रों की संख्या, पानी के नुकसान की दर, गैसीय विनिमय की दर या रंध्र छिद्र की चौड़ाई। हाँ भाई बच्चों जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजना शुरू करो। क्या रहेगा इसका? रंध्र प्रवृत्ति किस चीज को इंगित करती है? गुड इवनिंग लड्डू जी। रंध्र प्रवृत्ति किस चीज को निर्भर करती है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, मतलब कितने इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट है, कितना वाटर लॉस हुआ है,
कितनी गैस एक्सचेंज हुई है, और एक हम मान रहे रंध्र छिद्र की या स्टोमेटा की चौड़ाई। तो फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, क्या होता है? अबे बच्चों जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजो। बच्चे बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन है क्या? स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी इंडिकेट, मतलब स्टोमेटा की फ्रीक्वेंसी किस चीज को इंगित करती है, इंडिकेट करती है? नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट। दूसरी हम बात करते हैं रेट ऑफ वाटर लॉस, पानी कितना नुकसान हो रहा है पानी का, या ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है। तीसरी हम बात कर रहे हैं गैसेज का एक्सचेंज कितना हो रहा है। चौथी हम बात कर रहे हैं जो स्टोमेटा उसकी चौड़ाई कितनी है। हाँ, तो अपने जवाब जल्दी जल्दी भेजना शुरू करो। हाँ जी, देखो इसका सही आंसर रहेगा नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट। मतलब क्या हुआ कि एक जैसे पत्ती हुई, इसके एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है। अब आप लोगों को ये पता है कि कितने प्रेजेंट होते हैं? हाँ जी, तो आप लोग उसका पता कैसे करोगे कि कितने प्रेजेंट है? माइक्रोस्कोपिक हुआ तो आप माइक्रोस्कोप लीजिए, एक एक को गिनना शुरू कीजिए। तो क्या रहेगा? स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, मतलब कितने एरिया के अंदर कितने स्टोमेटास प्रेजेंट है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले या इसी को दोबारा से सोल्व करेंगे? अबे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। जल्दी जल्दी यार अपने कमेंट्स भेजना शुरू करो, कमेंट्स बहुत स्लो करते हो आप लोग एक तो यार। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम, ये सबके क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ वाला क्वेश्चन। चलो जब रह जाए तब फिर मेरे को बाद में बता देना कि सर ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दो। एक बार ये सेशन पूरा कर लेते हैं, ओवर कर लेते हैं इसको। पृष्ठाधार पत्ती में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या सामान्यतः होती है। डोर्सोवेंट्रल लीफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया आर जनरली कितने होते हैं? अजी कितने होते हैं? बोथ सरफेस पे दोनों सेम होते हैं, लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, अपर सरफेस पर ज्यादा होते हैं, या एब्सेंट रहते हैं? जल्दी जल्दी अपने कमेंट भेजना शुरू करो भाई। डी बता रहे हैं बंटी जी, अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है बेटा, मान लेते हैं अनुपस्थित रहेंगे। और कोई बच्चा? और जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजो यार, आज वैसे ही क्लास थोड़ी लेट चल रही है। कोई बात नहीं बंटी जी, मैंने पढ़ लिया कमेंट आपका, मैं नोट कर रहा हूं, कोई बात नहीं। अगर आप गलत दे रहे हो, सही जवाब दे रहे हो। हाँ, पूजा जी ने ए बताया है, सेम ऑन बोथ द सरफेस, दोनों सतह पर समान रहती है। रिमिक्स 69 इन्होंने बी बताया। ठीक है बेटा, और प्रिंस शॉट ने बी बताया। ठीक है, हाँ जी। और बच्चे कोई? भाई नीचे की तरफ ज्यादा रहेगी या ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगी? इंद्रानी ने ए बताया। ठीक है, और बच्चे जल्दी जल्दी अपना कमेंट देना शुरू करो। क्वेश्चन क्या है वापस से देखो, पृष्ठाधार पत्ती में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या सामान्यतः होती है। नीचे वाली पे ज्यादा होती है, ऊपर वाली पे ज्यादा होती है, दोनों पे सेम रहती है या अनुपस्थित होती है? जल्दी जल्दी अपना जवाब भेजो भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। नीरू जी ने सी बताया, मोर ऑन अपर सरफेस। ठीक है, बनश्री इन्होंने बी बताया। ठीक है, और कोई बच्चा? मोर ऑन लोअर सरफेस, इसका सही आंसर रहेगा कि नीचे की सतह पर ज्यादा उपस्थित रहेगी। एरिस्टोल ने हेलो बोला। हेलो बेटा। एब्सेंट तो देखो रहेगी नहीं, थोड़ी बहुत नंबर्स कम ज्यादा हो सकते हैं, एब्सेंट कैसे रहेगी मुझे ये बता दो। चलो, एक बच्चे ने मेरे को बताया तो ऊपरी सतह पर होती ही नहीं है। अगर ऊपरी सतह पर नहीं रहेगी ट्रांसपिरेशन कम होएगा। डायरेक्ट सनलाइट कहां पे? सर सी होगा, गलती से हो गया, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज ऊपर से ज्यादा होता है। बेटा ऊपर से ज्यादा हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, हम स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखो पहले लीफ कौन सी है? डोर्सिवेंट्रल लीफ हुई, तो उसके क्या रहेगा? बी वाला क्लियर रहेगा। बी वाला क्या है? मोर ऑन लोअर सरफेस, मतलब नीचे वाली सतह पर ज्यादा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले अब हम, सबके क्लियर है ये? हाँ जी बच्चों, सोनम जी ने बताया, अशफाक अंसारी ने बी बताया। ठीक है बेटा, तो आप सबको पता पड़ गया कि इसका जवाब क्या है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। सर मेरा सही है। हाँ बेटा आपका बिल्कुल सही है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अशफाक जी अच्छी चीज है ये। और कोई?
और कोई बच्चा? चलो आगे चलते हैं, फिर हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। इन आइसोबाइलेटरल लीफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया और समद्विबाहु पत्ती में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या कितनी होती है? ऊपर वाली सतह पर ज्यादा होती है, नीचे वाली सतह पर ज्यादा होती है, दोनों पे समान रहती है या दोनों पर अनुपस्थित रहती है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, उसके कमेंट्स अब पहुंच रही है मेरे पास में। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन है, समद्विबाहु पत्ती में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या होती है इन आइसोबाइलेटरल लीफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट आर। सर थोड़ा जल्दी करवाओ ना बेटा, मैं तो जल्दी ही करवा रहा हूं, आप लोगों के कमेंट लेट आ रहे हैं। बेटा मैं रेगुलर क्लास ही लेता हूं अशफाक जी, कल संडे था। ठीक है, बात करते हैं, वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन आइसोबाइलेटरल या समद्विबाहु पत्ती में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या कितनी होती है? ऊपरी सतह पर ज्यादा होती है, निचली सतह पर ज्यादा होती है, दोनों में समान होती है या दोनों में अनुपस्थित रहती है? जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजो। प्रिंस जी ने बताया सी, दोनों में समान रहती है, ठीक है। और अशफाक अंसारी जी ने भी बताया निचली सतह पर ज्यादा रहती है। हाँ जी, और बच्चे कोई? आइसोबाइलेटरल क्या होता है? समद्विबाहु पे कितनी स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है, कितने पर यूनिट एरिया पे बात कर लेते हैं हम। जैसे पत्ती का हमने थोड़ा सा हिस्सा काट लिया, टेस्ट नहीं लेते क्या बेटा? टेस्ट ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होते हैं। प्रिंस जी ने सी बताया, एरिस्टोल ने भी बताया है। समद्विबाहु पत्ती में प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या ऊपर और नीचे दोनों जगह समान रहेगी। तो सही आंसर क्या रहा हमारा? सी रहा सही आंसर। क्लियर है सबके? अबे बच्चों क्लियर है? वापस से देखो, आइसोबाइलेटरल लीफ द, अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। अभी पिछले वाले में डोर्सिवेंट्रल हम बात कर रहे थे, अभी आइसोबाइलेटरल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें स्टोमेटा की संख्या कितनी रहेगी? दोनों सतह पर समान रहेगी। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी ऑप्शन सही है। अब आगे चले हम इसके अगला वाला क्वेश्चन करें हम। सबके क्लियर है या कोई डाउट है इसके अंदर? यस सर, ठीक है बेटा, रिस्पॉन्ड करने के लिए धन्यवाद। आगे वाला क्वेश्चन देखें अब हम। चलो ठीक है, छठा क्वेश्चन हम देखते हैं। इन जीरोफाइटिक लीफ द स्टोमेटा आर सिचुएटेड ऑन बोथ सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, और बोथ सरफेस पे एब्सेंट होते हैं। जीरोफाइटिक पत्ती में रंध्र उपस्थित होते हैं दोनों सतह पर या ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, और उपस्थित ही नहीं होते हैं। इन जीरोफाइटिक लीफ द स्टोमेटा, जो जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्ती में रंध्र कहां पर उपस्थित होते हैं? ऊपर होते हैं, या तो पहले देखो दोनों सतह पर होते हैं, ऊपर होते हैं, निचली सतह पर होते हैं, या दोनों ही सतह पे एब्सेंट रहते हैं? पहले आप ये देखो जीरोफाइटिक प्लांट्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कौन से एरिया में प्रेजेंट रहेंगे, वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन क्या रहेगी? ये बोल रहे हैं ऑन लोअर सरफेस, ठीक है, एरिस्टोल जी मान लेते हैं, पूजा सिंह भी मान लेते हैं। जेरोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? डेजर्ट एरिया के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो डेजर्ट एरिया के अंदर अगर प्रेजेंट रहेंगे तो क्या रहेगा? अगर ऊपर की तरफ स्टोमेटा ज्यादा रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा आएगा, वाटर लॉस ज्यादा होएगा, और वहां पर पहले ही पानी की कमी है, तो क्या रहेगा? निचली सतह पर प्रेजेंट रहेगा। सही आंसर क्या रहेगा? ऑन लोअर सरफेस। अब देखो तीन गलत हो गए, दोनों सतह पर, ऊपरी सतह पर, और एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होते हैं क्या? डेजर्ट एरिया के अंदर क्या करते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट्स पाए जाते हैं जिनकी निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर क्या रहते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वो क्यों रहते हैं? रीजन आपको पता है कि वहां पे बेसिकली टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सनलाइट ज्यादा अगर रहेगी, वाटर कम रहता है वहां पे, तो क्या करेगा? अगर ऊपरी सतह पर रहेगा तो वो ट्रांसपिरेट होएगा, ट्रांसपिरेशन होएगा, वाष्पोर सर्जन हो जाएगा, और अगर निचली सतह पर रहेगा तो कम वाष्पोर सर्जन होएगा। तो इसका सही जवाब हमने क्या माना है? ऑन लोअर सरफेस। सबके क्लियर है? सबके क्लियर है? आगे चले हम, ठीक है। आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ देखो भाई। देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे हम। क्वेश्चन आंसर सेशन का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन आंसर सेशन ऐसा रहेगा कि आप लोग, मुझे पता है कि घर पे पढ़ रहे हो, अब जहां पे आप पढ़ रहे हो तो हमको डाउट होते हैं, डाउट जहां पे भी होते हैं तो हम ये रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम गूगल कर लेते हैं, पर गूगल हमें सिर्फ लिख के देता है, उसको एक्सप्लेन सही से नहीं करेगा। भाई आप लोग अगर लाइव क्लास ले रहे हो इसका मतलब यही तो है
कि आप लोगों को अच्छे से हम इंटरेक्ट होते हुए क्या कर रहे हैं, सवालों के जवाब क्लियर करते हुए चल रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। पढ़ना मतलब रटना हुआ, और सीखना समझना आप लाइव क्लास में या ऑफलाइन क्लासेस के अंदर होता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने भी डाउट्स हो, आफ्टर क्लास आफ्टर सेशन हम कुछ टाइम पीरियड उन चीजों के लिए बचा के रखेंगे जिनमें आप लोग कमेंट्स में आप लोगों के जो भी डाउट्स है वो मेरे को लिख के भेजेंगे, मैं यहाँ पे उनको सोल्व करूंगा। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा या आप लोग चाहते हो कि हमें सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर करवाओ, तो मैं क्या करूंगा, उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर बना के लाऊंगा। फिर क्लियर है सबके? सर इस इंस्टीट्यूट में मैम पढ़ाती थी, फिजिक्स का टाइम क्या है मैम का? बेटा सबका टाइम अलग अलग है, फिलहाल मेरी क्लास है तो कृपया करके मेरी क्लास का टाइम का ध्यान रखें आप लोग। आगे चले, सातवां देखते हैं, वास्ट फॉर सर्जन अपरिहार्य बुराई के कारण है। ट्रांसपिरेशन इन इज अनअवॉइडेबल एविल बिकॉज ऑफ पत्ती और हानिकारक प्रभाव की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीव एंड हार्मफुल इफेक्ट। दूसरे की हम बात करते हैं लाभकारी और हानिकारक प्रभाव। तीसरे की हम बात करते हैं विकास के लिए स्थिति या टर्जिडिटी को बना के रखना। और चौथे की बात करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज होता है किस किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए और श्वसन के लिए। तो अब आप लोग देखो कि एक बुराई का कारण क्या है, मतलब इस चीज को हम रोक भी नहीं सकते हैं। हम ये मान रहे हैं कि वाटर लॉस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पर हम उस चीज को रोक नहीं सकते। क्यों भाई? अगर रोकेंगे तो क्या नुकसान होएगा? गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और फोटोसिंथेसिस, अगर पत्ती को ही काट दी तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगी? तो इसका क्या आंसर हमारा रहेगा? अब तो आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या डी आंसर रहेगा, गैसियस एक्सचेंज फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। क्लियर है ये सबके? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने अब की बार सही जवाब दिया है भाई। तो कल लगाए हो या ऐसे पढ़ के जवाब दे रहे हो? क्लियर है सबके? तो आगे चले, हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ भाई बच्चों, जल्दी जल्दी यार अपने कमेंट भेजा करो कि हाँ सर अगले क्वेश्चन पे चलो, पिछले क्वेश्चन को दोबारा से करवाओ, शायरी सुनाओ, जोक सुनाओ, स्टैंड अप कॉमेडी करो। हाँ ठीक है, क्लियर है, थैंक यू बेटा। आगे चलते हैं फिर हम। प्रिंस आउट का नहीं है सर, क्या दिक्कत है प्रिंस जी बताइए, क्या दिक्कत है? प्रिंस जी से मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये दिक्कत है, मैं साथ के साथ सोल्व कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। सारे बच्चों का क्लियर हो गया, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। 8वां हम देखते हैं, रूट प्रेशर थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ शेप इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज रस के आरोहण का जड़ दाब सिद्धांत अस्वीकार्य है क्योंकि। सर एक बार फिर से बेटा, अब जब ये सेशन खत्म हो जाएगा फिर एक बार वापस से जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनमें मैं दोबारा से समझा दूंगा। मिट्टू जी को भी समझ में नहीं आया कॉमेडी, सर एरिस्टोल कॉमेडी करूं? चलो ठीक है, इसके बाद में फिर कॉमेडी करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रूट प्रेशर थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ शेप इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज। सर कल वाली शायरी सुनाओ ना। सुनाते हैं बेटा क्लास खत्म होने के बाद में। रस के आरोहण का जड़दाब सिद्धांत अस्वीकार्य है क्योंकि वाटर कैन असेंड, या पानी जड़ या जड़ दबाव के बिना चढ़ सकता है। दूसरा हम देखते हैं कि रूट दबाव 10 मीटर से अधिक शेप चढ़ाई की व्याख्या नहीं करता है। तीसरे की हम बात करते हैं, जड़ का दबाव दोपहर की तुलना में सुबह के समय अधिक रहता है। यह रूट प्रेशर डज नॉट अकरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग में रूट प्रेशर नहीं होता है, वसंत ऋतु के अंदर रूट प्रेशर नहीं होता है। जड़ दाब सिद्धांत किसने दिया था? अबे बच्चों, ए गुरुजी, ओ गुरुजी, जवाब दे रहे हो, ए गुरुजी बोल रहे हो भाई? ठीक है, आधे बच्चों ने ए बताया है, आधे ने बी बताया है। ठीक है, और रूट प्रेशर इज मोर ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग देन द आफ्टरनून। तो कौन सा रहेगा भैया? रूट प्रेशर क्या है? जड़दाब सिद्धांत अस्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि उसके बिना भी क्या रहता है, पानी चढ़ सकता है, या वाटर कैन असेंड विदाउट रूट। और रूट प्रेशर अगर हम काट देंगे, जड़ों को काट देंगे, तो भी क्या रहेगा? मनी प्लांट का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, सबसे बेसिक सा एग्जांपल है मनी प्लांट का। हम क्या करते हैं, बीच में से तोड़ के ले आते हैं भैया, रूट नहीं रहती है, तो भी क्या होता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो रूट प्रेशर क्या रहेगा? अनएक्सेप्टेबल रहेगा क्योंकि इसके बिना भी
पानी चढ़ जाएगा, पानी जाइलम तक पहुंच जाएगा और पानी जाइलम तक पहुंचकर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ठीक है, बच्चों ने ए बताया है, अच्छी चीज है, आप लोग कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर रहे हो कि हाँ सर ए है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा हमारा? जो लिख रहे हैं वो बच्चे देख लो, मैं टिक कर रहा हूं बार बार इसको। सबके क्लियर है? आगे चले हम, सबके क्लियर है? आगे चले, नवा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ बेटा, सबका ए बता रहे हैं, पूजा सिंह जी, मितू जी ने भी ए बताया है, बनाश्री जी ने यस सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़े हम, नवा क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। हाँ भाई, अब इसमें किसी को डाउट हो तो पहले ही बता दो, किसी को डाउट है कुछ तो आप लोग कमेंट, मेरे को लगता है टाइपिंग स्पीड कम है आप लोगों की, या कमेंट देरी से कर रहे हो। चाय का ग्लास हाथ में है तो सर बोले कि टाइपिंग करने में टाइम लग जाता है, क्या रहेगा? अब जल्दी जल्दी भेजो यार। अगले क्वेश्चन पे चले, 8वां सबके क्लियर है? ठीक है, कौन से चैप्टर के हैं क्वेश्चंस? बेटा चैप्टर नहीं है, टॉपिक है। ठीक है, आगे चले हम, चैप्टर वाइज नहीं होते, टॉपिक वाइज होते हैं। नवा क्वेश्चन देखो भाई, ट्रांसपिरेशन कोहेरेंस थ्योरी एक्सप्लेन दैट द अपवर्ड पुल ऑफ वाटर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बाय कोहेरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉज्ड बाय। वाटस्पोर्सर्जन ससंजन सिद्धांत व्याख्या करता है कि जल का ऊपर की ओर खिंचाव अणुओं के ससंजन द्वारा ऊपर से नीचे की ओर संचरित होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? कौन सा टॉपिक है बेटा? ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है, प्लांट फिजियोलॉजी का ही एक हिस्सा है। हम जड़ से शुरू कर रहे हैं पहले, फिर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। बेस क्लियर हो जाए आप लोगों का, उसके बाद में हम आगे का शुरू करते हैं। अब देखो, वाटस्पोर्सर्जन ट्रांसपिरेशन कोहेरेंस थ्योरी explains that the upward pull of water is transmitted from top to bottom by cohesion of molecules caused by। किसके द्वारा हो रहे हैं भाई? मॉलिक्यूल्स क्या रहे हैं, आपस में जुड़ते हुए चल रहे हैं, उनके अंदर क्या है, एक सामंजस्य बना हुआ है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? हाइड्रोफिलिक सेल की दीवारें, हाइड्रोजन बंधन, ऑक्सीजन बंधन या सतह सरफेस टेंशन, क्या रहेगा? हाइड्रोफिलिक सेल वॉल्स। दूसरा हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑक्सीजन बॉन्ड्स और सरफेस टेंशन, कौन सा रहेगा भाई? बच्चों ने बी बता रहे हैं, ठीक है, सोनम जी ने भी बी बताया, ठीक है। आगे, मैं सबको क्लियर दिख रहा हूं? अच्छा, सवाल सबको क्लियर दिख रहा है? वापस से पढ़ू क्वेश्चन को, देखो, ट्रांसपिरेशन कोहेरेंस थ्योरी, पहले तो ये देखो कोहेरेंस थ्योरी दी किसने थी। अभी पिछले सेशन आप लोग जाके देख लो, मैंने सारी थ्योरीज के बारे में बताया है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। एक्सप्लेन दैट द अपवर्ड पुल ऑफ वाटर ट्रांसमिटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बाय कोहेरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉज्ड बाय। इसके द्वारा हो रहा है, हाइड्रोफिलिक सेल वॉल के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑक्सीजन बॉन्ड्स या सरफेस टेंशन के द्वारा हो रहा है। इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई? आधे से ज्यादा बच्चों ने बहुत ही सही बताया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है बेटा, क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू होना है। अब आगे देखो भाई, सबके क्लियर है ये? मितू जी डी बता रहे, कैसे रहेगा बेटा डी? पहले कोहेरेंस थ्योरी पढ़ो आप, थोड़ा थ्योरी का पढ़ लो आप लोग कि होती क्या है। इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। तो हमारे क्या होता है कि जो रिपीट हो रहा है वो कभी ना कभी तो रिपीट होएगा। मान लो 100 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनमें से अगर 100 की हमने तैयारी करी और 10 भी आ गए तो बहुत फायदा उनका होएगा। ठीक है, आगे शुरू करें हम। ठीक है, ईमानी जी ने बता दिया, सोनम जी का भी क्लियर है, पूजा जी का भी क्लियर है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नो मैटर हाउ मैनी फिश इन द सी आई विल सो एम्प्टी विदाउट मी। एरिस्टोटल जी, कौन से ये किस लाइन में चले गए हो आप? हाँ, 10वां क्वेश्चन देखें। एरिस्टोटल के अंदर का शायर जाग चुका है। मूलधातु रस के आरोहण की व्याख्या करने में असमर्थ है क्योंकि यह इसमें नहीं पाया जाता। रूट प्रेशर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सेप बिकॉज इट इज नॉट फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, ऑल प्लांट्स इन सीजन, पेड़ या स्प्रिंग। बताओ भाई कौन सा रहेगा?
बंद करो, मैं मोदी जी से गुजारिश करता हूं। वह मोदी जी वाह। हाँ भाई, रूट प्रेशर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सेट बिकॉज इट इज नॉट फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, ऑल प्लांट्स इन ऑल सीजन्स, ट्रीज और स्प्रिंग। कौन सा रहेगा भाई? अंग्रेज चले गए, इसे छोड़ गए। सही है बेटा, सही खेल रहे हो। रूट प्रेशर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सेट बिकॉज इट इज नॉट फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, ऑल प्लांट्स इन ऑल सीजन, ट्रीज और स्प्रिंग। कौन सा रहेगा भाई? जल्दी जल्दी दो अपना जवाब। प्रिंस जी ने बी बताया, पूजा जी ने बी बताया, अमृतलाल जी ने भी बी बताया है, पूजा सिंह जी बी बता रहे। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी करो भाई। रिमिक 69 ने सी बताया है भाई। भारत रत्न के हकदार अपना सही नाम भेजिए, मैं मोदी जी को भेज दूंगा कि भारत रत्न अगला प्रीमिक्स को ही मिलेगा। मितू जी ए बता रहे हैं, कैसे भाई? कौन सा रहेगा जल्दी बताओ। बी बता रहे हैं आधे से ज्यादा बच्चे। रिमिक्स जी ने अपना चेंज कर दिया भाई, बी पे आ गए। क्या रहेगा? सभी पौधों में सभी मौसम के अंदर। ठीक है, तो रूट प्रेशर इज अनेबल टू एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ सेट बिकॉज इज इज नॉट फाउंड इन ऑल प्लांट्स और ऑल सीजन्स। हर एक प्लांट के अंदर या पेड़ के अंदर नहीं पाया जाता, हर एक सीजन के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा भाई? जो नोट कर रहे हैं उनके लिए टिक लगा रहा हूं मैं सही आंसर पे। क्या रहेगा? बी, ऑल प्लांट्स इन ऑल सीजन्स। हाँ भाई, सबके क्लियर है? आगे चले। सर गलती हो गई, बी होगा। कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई तो हम देखो इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती है। मुझसे भी हो जाए तो आप लोग कमेंट में भेज देना कि सर हम आपको क्रॉस करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं, ये जवाब रहेगा इसका। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। रूट प्रेशर क्या होता है? स्मॉल प्लांट्स में नहीं होता है। अच्छी चीज है बेटा। कॉपी पेस्ट कर रहे हो या ज्ञान लगा रहे हो? ये सबके क्लियर है 10वां? यस सर क्लियर है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आगे चले हम 11वें क्वेश्चन की तरफ फिर। हाँ भाई, 11वां क्वेश्चन शुरू करें हम। इसके बाद में देखो हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तो अपने क्वेश्चन या तो रेडी रख लो या फिर आप कह दो कि सर हम कल से शुरू करते हैं। ठीक है, सबके क्लियर है? आगे वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। जल का संसर्जक बल किसके कारण होता है? ऑक्सीजन बॉन्ड, OH बॉन्ड, S बॉन्ड और H बॉन्ड। अपना नाम लिखने में शर्म आती है इसलिए साइंटिस्ट के नाम लिखता है। कोई बात नहीं बेटा, नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा था। हाँ, तो अब बात करते हैं जल का संसर्जक बल किसके कारण होता है? O बॉन्ड से होता है, OH बॉन्ड से होता है, S बॉन्ड से होता है या H बॉन्ड से होता है? तो हेंसन थ्योरी का ही क्वेश्चन है। इस बार जे थॉमसन रखेगा। ठीक है, हाँ भाई बच्चों शुरू करते हैं। अरे 10वें क्वेश्चन पे आ जाओ, चलिए शुरू करते हैं। आगे का आप लोग अब समझ जाओ क्या है। प्रिंस जी ने डी बताया है, सोनम जी हंस रही है, पूजा सिंह ए बता रही है। अभी कुछ देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी के अंदर आया था, ये सेम वही चीज है। देखो लैंग्वेज घुमाते ही आप लोगों के जवाब गलत होने लग गए हैं। क्या रहेगा? जल का संसर्जक बल किसके कारण होता है? O बॉन्ड से होता है, OH बॉन्ड से होता है, S बॉन्ड से होता है या H बॉन्ड से होता है? कौन सा रहेगा भाई? पूजा सिंह जी डी बता रहे हैं। संसर्जन बल होता कैसे है? बी और डी में कंफ्यूज हूं, कोई बात नहीं बेटा। सर ये क्या लिखा है? का ही पढ़ाया करिए। अब बेटा इसको स्पेलिंग को सही करो रोहित जी। H बॉन्ड रहेगा, अच्छा। और हाइड्रोजन बॉन्ड सर ठीक है, इंद्रानी जी बता रहे हैं डी, आस्था पंचोली डी बता रहे हैं H बॉन्ड रहेगा, इंद्रानी जी डी बता रहे हैं। कैसे बेटा डी बॉन्ड पे कैसे रहेगा? अच्छा, कोहेसिव फोर्स होता क्या है? क्या रहेगा? संसर्जक बल क्या है? किसके बॉन्ड पर निर्भर करेगा? कौन से बॉन्ड पर निर्भर करेगा? ऑक्सीजन वाले पे करेगा, हाइड्रोजन वाले पे करेगा, S बॉन्ड पे करेगा या OH बॉन्ड पे करेगा? सर प्लीज टेल BSc नर्सिंग में 11-12 दोनों का कोर्स आता है क्या? बेटा 11-12 दोनों का ही आता है, 10, 9, 8, 7 मतलब 12 तक का कोर्स आता है, पर लैंग्वेज बहुत ही घूम के आती है। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जितने ज्यादा MCQs आप लोग क्लियर कर सको उतने ही ज्यादा क्लियर करिए।
सर समझ नहीं आया, पूजा सिंह जी एच बॉन्ड बोल रहे हैं। भाई कोहेसिव फोर्स क्या रहता है, आपस में संसंजन बना हुआ है, एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स क्या रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे भाई। अब आप लोग देखो, वाटर मॉलिक्यूल्स तो आप लोगों को पता है क्या होते हैं, वाटर का फॉर्मूला देखो पहले तो क्या होता है, कौन कौन से बॉन्ड आपस में जुड़े हुए हैं भाई, जल्दी जल्दी अब तो बता दो यार। हम बात कर रहे हैं जल की, वाटर की बात कर रहे हैं हम, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब बताओ कौन कौन से बॉन्ड आपस में जुड़े हुए हैं, अब तो सबके क्लियर हो गया होगा, क्या रहेगा इसका आंसर भाई। जल का संसर्जक बल किसके कारण होता है, OH बॉन्ड के थ्रू होता है, इसका सही आंसर रहेगा क्या रहेगा सही आंसर, OH बॉन्ड से जुड़ा रहता है या किसके कारण होता है, तो OH बॉन्ड से। सर नेशनल एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन करवा दीजिए, बिल्कुल बेटा मैं उसका भी करवाऊंगा, आपने मेरे को आज बताया, कल आ जाना क्लास के अंदर, ठीक है सबका क्लियर है। आगे वाले पे चले, 12वें क्वेश्चन पे, रोहित जी आप कल वाली क्लास में आना, मैं आपकी चलो ये दरख्वास्त भी मान लेता हूं यार। आगे वाले पे चले हम, 12वें क्वेश्चन के ऊपर चले, अब जल्दी जल्दी बताओ, ये सबके क्लियर है। अमृतलाल जी बार सर जी बाकी जीके का क्वेश्चन और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कराओ ऑनलाइन। हाँ बेटा हम वही चीजें करवा रहे हैं, कोई अलग से चीजें नहीं आ रही है। क्या हो रहा है कि इसी के अंदर घूम फिर के चीजें आ रही है। अभी हम देखो बायोलॉजी लेके चल रहे हैं, तो बायोलॉजी के अंदर सारी चीजें आ गई, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आ गई। इसके अलावा हम बात करें एनवायरमेंटल वाला पार्ट भी आ गया, तो सारी चीजों को हम लेते हुए चल रहे हैं। जब आप लोगों को रहेगा कि या तो आप लोग एक काम कीजिए कि जो बता दो कि कौन से के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपको पहले करने हैं, कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट तो बताएगा नहीं, सारे के सारे स्टूडेंट बता दीजिए, उनमें जिनके पास मेजोरिटी रहेगी। सर आपका नाम क्या है बेटा, ये सेशन जब शुरू होता है मेरी फोटो आती है आजकल, तो मेरी फोटो के नीचे नाम लिखा हुआ है मेरा, ठीक है क्लियर है सबके, ये आगे चले। हाँ बेटा बिल्कुल यही होता है, कोई अलग नहीं होती है चीजें। अलग चीजें से क्या मतलब हुआ है कि वही सेम चीजें रहेगी। भाई आप अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी वाला करवा रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी अलग चल रही, कहीं और पे अलग चल गई। सर जीएनएम का क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? बेटा सबके मिक्स में ही है ये, नीट, एम्स ले लो, RUHS ले लो, सब बायोलॉजी वही है। बायोलॉजी कोई अलग चीज थोड़े है, ये अलग से ऊपर मैं ऐसे लिख दूं कि चलो भाई क्या अलग से मैं ऐसे लिख दूं, मान लो कि यहां पे मैंने लिख दिया नीट, तो ये नीट का हो गया, ठीक है। यहां पे मैं लिख दूं एम्स, ये एम्स का हो गया। तो इससे थोड़े होता है। सर मैं 6 से आऊंगा कोचिंग, बिल्कुल बेटा आपका स्वागत है कोचिंग में, ऑफलाइन क्लासेस लीजिए आप। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, साथ के साथ MCQs भी हो जाते हैं। मैं तो कुछ है कि हम निकाल के ला सकते हैं, देखो अपने पास लिमिटेड टाइम होता है, तो हम क्या करेंगे कि एक लिमिटेड हम कंटेंट लेके आते हैं। जब आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आते हैं तो वो कंटेंट जो होते हैं वो डिटेल में आप पढ़ पाते हो, एक एक उसकी चीजें। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्या करोगे कि कितने ही MCQs, कितनी ही लैंग्वेज घूम के आ जाए, आप लोग क्या करोगे उसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। हिमानी में एक, ठीक है एक चीज देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबके क्लियर है यहाँ पे? शुभम जी क्लियर है आपका, सबका क्लियर है? अगले चले हम 12वें क्वेश्चन के ऊपर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हर प्लांट सेल कवर्ड विद क्यूटिन एंड सबयूरिन इज प्लेस इन वाटर आफ्टर 15 मिनट द सेल क्या करेगा? ऑफलाइन कितने बजे से? बेटा सुबह से ही चल जाते हैं ऑफलाइन, तो आप कॉल कीजिए, सर को पूछिए, सबका क्या है टाइमिंग्स अलग अलग होती है। क्यूटिन और सुबेरिन से ढकी एक उच्च पादप कोशिका को पानी में रखा जाता है। अब 15 मिनट बाद में हम देखते हैं कि कोशिका, 15 मिनट बाद में उस कोशिका को हम देखते हैं कि उसका क्या होता है। भाई हमने क्या किया, क्यूटिन और सुबेरिन लगा दिया, एक जो हायर प्लांट था उसकी पत्ती हमने काटी और उसके ऊपर हमने क्यूटिन लगा दिया और भाई सुबेरिन की एक लेयर लगा दी, ठीक है यहाँ तक क्लियर है।
15 मिनट तक मैंने उसको पानी के अंदर रख दिया। अब उस पत्ती के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, मतलब एक लेयर हमने लगा दी, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? वो सेल्स मर जाएगी, साइज कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी? क्यूटिन और सुबेरिन से ढकी एक उत्पादक कोशिका को पानी में रखा जाता है और 15 मिनट रखने के बाद में हम क्या करेंगे? उसको देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो मर जाएगी, दूसरा हम देखेंगे कि उसके आकार में वृद्धि होगी, तीसरा हम देखते हैं क्या साइज चेंज अनचेंज रहेगी, या चौथा हम देखते हैं कि आकार उसका घट जाएगा। क्यूटिन एंड सुबेरिन आर नॉट परमिएबल, ठीक है, ये अपारगम्य होता है। सर जो बैच 6 अप्रैल से, हाँ बेटा हो जाएगा कोर्स की, क्यों चिंता करते हो आप लोग? 6 अप्रैल से होएगा, 7 अप्रैल से होएगा, 10 अप्रैल से होएगा, आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। तो ये चिंता तो करो ही मत कि हमारा कोर्स हो जाएगा, हमारा कोर्स नहीं होएगा, सबका होएगा। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते हैं, और आप लोग अगर देखोगे तो गुरु नर्सिंग एकेडमी सबसे ज्यादा सिलेक्शन दे रही है। उसके सिलेक्शन देने के पीछे का रीजन ये है कि हम बच्चों को कोर्स कंप्लीट करवाते हैं और उसके अलावा भी एडिशनल चीजें हम करवाते हैं। यहाँ पे जो टीचर्स है, वेल एजुकेटेड टीचर्स है, तो वो क्या करते हैं कि आप लोगों जैसे आप अभी मेरे को बोल रहे थे कि 11th 12th का ही चल रहा है क्या? बेटा सारे ही चलते रहते हैं, क्या सारे ही चलते रहते हैं? उसमें 11th 12th आ गए, 10th आ गए, 9th आ गए। हमको तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोगों को देनी है, कहीं से भी क्वेश्चन घूम के आ सकते हैं। हिमानी चंद्रा जी, सर मैं पेपर है इसलिए बहुत टेंशन होती है। देखो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, पेपर ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ आप लोग जब टेंशन ले लोगे, देखो घबरा जब हम जाएंगे तो हम पहले ही हार मान चुके हैं। रिजल्ट तो हम डिसाइड कर नहीं सकते हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम उसको कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटे 24 घंटे 18 घंटे पढ़ो, मैं तो कहता हूं कि आप 2 घंटे पढ़ लो, पर 2 घंटे जितना आप कंटेंट पढ़ रहे हो उसको क्लियर कर लो, सारे को कॉन्सेप्ट आपका जो भी आप टॉपिक ले रहे हो वो क्लियर हो जाना चाहिए, तो वो बहुत काम देगा। हम पढ़ 12 घंटे रहे, दिमाग हमारा कहीं और चल रहा है, हम 2 घंटे जैसे 12 घंटे मैंने खोल के बैठ लिया, दिमाग कहीं और चल रहा है, रील्स में चल रहा है दिमाग, और हम सामने किताब खोल के बैठे, उसका भी कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई होती है, सबसे होती है, प्रेशर जब आता है तब पढ़ाई ज्यादा होती है, पर आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या करोगे, उस प्रेशर को पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे के अंदर ले रहे हो। तो प्रेशर बहुत अच्छी चीज है, अगर आता है तो अच्छी चीज है, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। अब देखते हैं, हम वापस क्वेश्चन कर लें। क्यूटिन और सुबेरिन की एक हायर प्लांट है, सॉरी एक हायर प्लांट है, उसमें क्या है कि क्यूटिन और सुबेरिन, पत्ती को हमने काट लिया, अब उसके ऊपर क्यूटिन और सुबेरिन की एक लेयर हम चढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, ये दोनों ही क्या है, इम्परमिएबल है, नॉन परमिएबल है, मतलब आर पार चीजें नहीं जा सकती है। हाँ बेटा मैं सही इसलिए बोलता हूं कि मैं भी इसी फेज से निकला हुआ हूं, तो जो गिरता है उसको गिरने की चोट का भी पता है, कदम कैसे रखना है वो भी पता है, हमने गिर के सीखा है, तो आप लोगों को गिरने थोड़े देंगे हम, सही है। अब देखो वापस से क्यूटिन और सुबेरिन की एक हायर प्लांट हम लेते हैं, हायर प्लांट के ऊपर हम क्या करते हैं कि उसकी पत्ती को काट के हम भैया घर में ले आए, घर में लाने के बाद में हमने एक लेयर चढ़ा दी क्यूटिन की, एक चढ़ा दी सुबेरिन की। मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि इम्परमिएबल होती है, मतलब आर पार चीजें नहीं जा सकती है, अपारगम्य होती है। अंक जी जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है बेटा। तो वो पत्ती की हालत क्या होएगी, सर भी कभी स्टूडेंट थे बेटा, मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूं, सीखना कभी बंद नहीं करते ना। तो पत्ती क्या मर जाएगी, पत्ती की आकार में वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगा या आकार घट जाएगा। इसका एक बेसिक सा सिंपल मैं आप लोगों को देता हूं, चलो छोड़ो क्वेश्चन को, थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं। आपके घर में सबके प्लांट्स तो होंगे, जय श्री राम बेटा। तो आप क्या करोगे, कोई सा प्लांट, जरूरी नहीं है हायर प्लांट हो लोअर प्लांट हो, मैं तो कह रहा हूं कि आप सामने प्रैक्टिकल करके ही देख लो, पत्ती काटो और उसके ऊपर वैसलीन लगा के और पानी के अंदर रख दो, 15 मिनट से आप चाहे 15 घंटे रख दो, उसके अंदर आप चेंजेस को ऑब्जर्व करो, आपको पता पड़ जाएगा इसका आंसर भी क्या रहेगा। मतलब दिमाग के अंदर चलानी है आपको कि मान लो मैं घर पे हूं, मैंने पत्ती काटी, उसके ऊपर क्या किया, जय श्री राम, हैप्पी रामनवमी इन एडवांस, ठीक है। उस पत्ती के ऊपर मैंने लेयर लगा दी क्यूटिन और सुबेरिन की, अब उसकी साइज में कोई परिवर्तन होएगा क्या, या वो सेल मर जाएगी, क्या रहेगा सर? शायद सी, बेटा सी रहेगा, शायद नहीं, अपरिवर्तित रहेगी चीजें,
क्योंकि ये क्यूटीन और ये क्या है, सुबेरिन, इम्परमिएबल है, अपारगम्य है। तो जब अपारगम्य है तो क्या रहेगा, वाटर को अंदर नहीं जाने देगा, वाटर को अंदर नहीं जाने देगा, वो अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सबके क्लियर है ये? अब किसी बच्चे को किसी और क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट, या मुझसे और ज्ञान चाहते हो? हाँ भाई, मोटिवेशन सबके क्लियर है ये? हाँ जी, क्लियर है सबके? रिमेन अनचेंज जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। नो सर, नो डाउट। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ो। देखो, प्रेशर नहीं लेते हैं, हम भी स्टूडेंट आज भी हैं, हम पहले भी स्टूडेंट थे। आप लोगों को, एक मेरा दोस्त था, क्या था वो पढ़ता बहुत था, मतलब वो, हम जब 12th के अंदर थे तो वो बहुत पढ़ता रहता था। और हम लोग 12th के बच्चे, आप लोग जानते हो, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। सर प्लांट्स में फीलिंग होती है, बिल्कुल बेटा, लिविंग चीज है, फीलिंग होएगी। तो वो क्या रहता था कि वो हमेशा टेंशन में रहता था कि यार मेरे को टॉप करना, मेरे को टॉप करना, मेरे को टॉप करना, तो वो पढ़ता रहता था हमेशा। और हम जो है लिमिटेड पढ़ते थे। वो क्या हुआ कि उसके और हमारे परसेंटेज सेम थे, बस फर्क ये हुआ कि वो रटने के ऊपर चला गया, हम लोग समझने के ऊपर चला गया। ठीक है, चीजें वैसी ही रहती है, प्रेशर नहीं लेने की जरूरत है, कोई प्रेशर मत लो। हर चीज आपके हाथों में, आप जितना अच्छा से करोगे उतना, भाई मुट्ठी ज्यादा बंद कर लेने से थोड़ी चीजें चेंज होएगी। मेरी दादी कहावत करते थे, मुट्ठी बंद करने से चीजें चेंज नहीं होती है। आप अंदर कोई चीज को जितना उसको दबाओगे उतनी ही क्या रहेगी, वो नेगेटिविटी में जाओगे। आप मुट्ठी खोलो, फ्री हो के फ्री माइंड पढ़ो, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन आपकी गारंटी मैं दे रहा हूँ ना, सिलेक्शन करवाने की क्या चिंता करते हो यार आप लोग? आपका बड़ा भाई, आपका टीचर यहाँ पे है, क्यों चिंता करते हो? सिलेक्शन आप लोग अपने चल रहे हैं, यहाँ पे चलेंगे आराम से। आप ऑफलाइन में आओ, ऑफलाइन में डाउट हो आप ऑनलाइन में पूछो, ऑफलाइन में पूछो, डाउट आपके क्लियर होंगे। तो मैं तो, हम किसी चीज को मोटिवेशन चाहिए सर, किस बात के लिए मोटिवेशन चाहिए, चलो ये बताओ। पढ़ाई से रिलेटेड? चलो मैं मोटिवेशन दे देता हूँ। बनश्री, तुम यूपी से हो क्या? मोटिवेशन ये है कि आप अच्छा कमा लोगे, और पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। क्लियर है? जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप लोग क्या करोगे, उतनी ही आपको अच्छी मोटिवेशन आएगी। और जितना कम पैसा है आप लोग उतने ही दुखी रहोगे। तो पैसा कब आएगा? जब आप लोग ये एग्जाम फाइट कर लोगे, अच्छी अच्छी जगह आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, तब पैसा आएगा। और पैसा, आप तो ये देखो ना कि आपके सामने करोड़ रुपए का एक बंडल रखा हुआ है, वो मोटिवेशन है आपकी। चले सर, राजस्थान वाले बच्चे को क्या अदर स्टेट के नर्सिंग एग्जाम भी दे सकते हैं? बिल्कुल बेटा। सर, आग लगा दो मन में और खुशी मिल जाएगी जीवन में। हाँ, यही था कि आग लगा दो मन में और खुशी मिल जाएगी जीवन में। सर, राजस्थान वाले बच्चे को क्या अदर? बेटा बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप एग्जाम कहीं से भी फाइट कर सकते हो, कौन से भी एग्जाम फाइट कर सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी। यार जो बड़े बड़े ये यूपीएससी वगैरह ये क्लियर करते हैं, ये थोड़े देखते हैं कि कौन सा एग्जाम कौन से स्टेट का है, वो तो कंटेंट पढ़ता है। क्या कंटेंट पढ़ता है वो? तो जितना अच्छा आप कंटेंट पढ़ोगे, कोई से भी आप स्टेट में जाओ, वहां की आप एग्जाम फाइट कर सकते हो। सबके क्लियर है? मुझे ये लगता है आज तो सेशन खत्म करें फिर हम। आप लोगों के अब क्या है, ऑफलाइन पढ़ोगे या बाहर घूमोगे? मौसम अच्छा हो रखा है आज, बारिश का मौसम है, अच्छा मौसम है। सर लव यू, सर लव यू बेटा, बिल्कुल सबके क्लियर है? फोटो दिख रही है मेरी? क्लियर है सबके? या अब आप लोग मुझे ये बताओ कि हम कोई टॉपिक वाइज लेके चले, सर इतने ही क्वेश्चन करवाओगे? बेटा एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम के अंदर हम यहाँ 5-5 घंटे लेके थोड़े बैठते हैं। लिमिटेड, आपको अगर ज्यादा क्वेश्चन करने हैं तो आप क्या करो, ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करो, या मुझे क्वेश्चन भेजो ना आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन भेजो। सर का व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, नीचे दे रखा होगा, ये देखो, ये व्हाट्सअप पे है नंबर दोनों, आप इनको क्वेश्चन भेज दीजिए, वो मुझे भेज देंगे, मैं करवा दूंगा। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी दे दो ना, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। बेटा पर्सनल तो क्या ही है जिंदगी में, पहली तो बात इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं मैं। हाँ, आप एक काम कीजिए, जो भी आपकी बात है आप आराम से, नंबर दिए हुए हैं देखो, क्वेश्चन भी आपके, क्वेश्चन भी भेजिए आप आराम से, सारी चीजें करवाएंगे। हैंडसम तो मैं हूँ, एरिस्टॉल हूँ।
हैं? ठीक है, सबके क्लियर है? ओके सर, जय श्री राम बेटा, बिल्कुल जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, खत्म करें फिर सेशन, या आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का शुरू करना है? सर पढ़ लिया नाम, अच्छी चीज है बेटा, पढ़ लिए तो याद रखना, कम से कम यही नाम याद रहेगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं। सर व्हाट्सअप, बेटा व्हाट्सअप नंबर हम नहीं दे सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आराम से आप सर के पास कॉल करो, सर के थ्रू हम बात करते हैं। क्लियर है फिर सबके? किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कल पूछ सकते हो, और पिछले जितने भी सेशन हुए हैं उनके अंदर भी आप पूछ सकते हो मेरे को। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया, इसको लाइक कमेंट और शेयर कर देना ताकि मुझे पता पड़ता रहे कि बच्चों को समझ में आ रहा है। फिर मैं विदा ले लूंगा। ठीक है भाई, विदा ले रहा हूं मैं, अब क्या दुल्हन बन जाऊं विदाई लेने के लिए? हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको क्या सुखी संसार मिले। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो फिर आज का चलो सेशन यही खत्म करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो आराम से, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर से अच्छी चीजें भी होती है, आपको ये सुबह पता पड़ जाएगा। ठीक है, चलो चलो बाय, ध्यान रखना, आराम से पढ़ो, अब मैं चलता हूं। ठीक है, बाय बाय।